हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रीड। अब देखो आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो देखो क्या करना है हमें इस चैप्टर में पढ़ने के, हमें एक चीज़ समझना है कि कोई भी मतलब जैसे ठोस है, द्रव में कैसे चेंज होता है, या द्रव में ठोस में चेंज हो तो कौन सी क्रिया होती है, या ठोस में द्रव में चेंज होगी तो कौन सी क्रिया होगी। तो ठीक है, हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, घटकों के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण क्या होता है, कणों के पदार्थों की जो विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी भी सिलेंडर में क्या होता है, भरी गैस पर दाब लगने पर संपीड़न होने पर क्या होता है, कम होगा। जैसे देखो कोई भी गैस है, अगर हम जैसे कोई भी सिलेंडर है उसमें भरी गैस है तो उसके अगर हम उसमें दाब लगाएंगे तो उसमें संपीड़न होने पर क्या होगा, और उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो दाब बढ़ने या घटने में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होगा? तो देखो अभी हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी देखो पिस्टन है, सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या है कि दाब बढ़ने पे क्या होता है, जैसे तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक, जैसे जैसे क्या होगा, प्रेशर हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे जहाँ भी क्या होता है प्रेशर बढ़ता है तो तापमान क्या घटता है, तो प्रेशर बढ़ेगा, तापमान घटाने से क्या होता है गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो अब जब गैस द्रव में बदलेगी इससे हम क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे चीज को, तो प्रेशर जब हम उसे करेंगे तो दाब में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है कि अपने ठोस CO2 मतलब सूक्ष्म से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। ठीक है, जब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का जो माप है जो एटमॉस्फेयर है वो 1 atm है, तो CO2 जो द्रव अवस्था में बिना जो सीधे गैस में क्या होता है परिवर्तित हो जाती है। कोई भी मतलब जो गैस है बिना उसके किसके बिना देखो बिना सीधा गैस में परिवर्तित किए ही वो उसमें चेंज हो जाती है। तो जो यही कारण है कि जो वो ठोस जो होती है, ठोस CO2 जो है वो ड्राई आइस कहलाती है। तो देखो अगर क्या है, ठोस अगर द्रव में चेंज होता है, ठोस अगर द्रव में चेंज होगा तो वो संलयन होगा। ठीक है, अगर द्रव जो होगा वो ठोस में चेंज जमना होगा। क्योंकि देखो अगर फ्रिज में अगर हम पानी को रख देते हैं तो वो वहाँ फ्रीजिंग होती है, इससे क्या होता है ठोस जो पानी इसलिए क्या होता है बर्फ का रूप ले लेता है। अब देखो जो ठोस से जब गैस में जाएंगे, ठोस से गैस में मतलब क्या है, देखो अगर कैम्फोर जैसे कैम्फोर यानी कपूर को हम जलाते हैं तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि कपूर को जलाया तो लिक्विड में चेंज हो गया, नहीं होता ना, तो वो सीधे इसमें चेंज होता है, तो वो गैस में चेंज होता है। तो ये क्या है कि ठोस से गैस में चेंज होता है तो वो क्रिया हमारी कौन सी होती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। और गैस से अगर ठोस में चेंज हो रहा है तो वो होगा हमारा निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण होगा। अब देखो ये जो होता है, अब क्वेश्चन पूछते हैं कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं। बाष्पीकरण उसे कहते हैं जो क्या होता है द्रव से गैस में चेंज होने की अवस्था को बाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो कैसे कहते हैं, आपने क्या है पानी को बॉईल किया, ठीक है, ये आपने बॉईल करने के बाद इसमें क्या होता है, इसे देखो छोटी इसमें क्या होता है, इस तरह से क्या होता है भाप बनने स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पानी है क्या है कि गैस में क्या है बाष्पीकृत होता है, तो यही क्या होता है हमारा बाष्पीकरण होता है। और गैस से अगर वो द्रव में चेंज होता है तो वो संघनन होता है। ठीक है, संघनन होता है, तो ध्यान रखो ये क्या होगा, संघनन होगा। और ये क्या, जैसे क्या है कि अगर द्रव से गैस में, द्रव टू यानी कि लिक्विड टू गैस होगा, तो लिक्विड टू गैस होगा हमारा बाष्पीकरण। ठीक है, क्या होगा बाष्पीकरण एंड, और जो ये हमारा गैस टू क्या होगा, गैस टू लिक्विड होगा, तो ये होगा हमारा संघनन। क्या होगा, संघनन। ओके, तो आई होप से यहाँ से काफी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कौन सा चीज कहाँ कैसे होता है। अब देखो बाष्पीकरण मैंने आपको बता दिया है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या है, हमेशा क्या होती है, सदैव ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है कि जिससे बिना कोई अर्थांक पर पहुंचे हुए कोई भी द्रव जो है वो वाष्प जो अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, अगर जल को खुला छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि वाष्प में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या है गीले कपड़े अगर आपने डाले हैं ठीक छत पे, तो वो क्या होता है वहां से जो एक सन से क्या होता है, सन उसे पानी को क्या सोख लेती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये देखो एक एग्जाम्पल है इसका।
क्यों है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, उनमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। और क्योंकि क्या है कि जो गैसों का आकार नहीं निश्चित होता है, उनका नहीं आयतन निश्चित होता है, अब हमारे सराउंडिंग में क्या करते हैं वो कंटिन्यूटी वर्क करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब जैसे क्या है कि वो अब एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे के कणों के जो आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। अब वो क्या है कि जो कण है वो सराउंडिंग में इधर से उधर मुक्त रहेंगे, तो क्या है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि द्रव यानी कि जो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की रखो, यानी कि द्रव से गैस में अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया के वाष्पन कहलाती है या वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है। देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या होगा, देखो सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या है कि एक वाष्पीकृत भी क्या है कि इसकी सतही प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे क्या है, देखो कपड़े सुखाने में फैला देते हैं, अगर हम कपड़े सुखाने में फैला देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो भी पानी होता है वो उसके सन के द्वारा वो सोख लेता है। क्यों, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो, क्योंकि तापमान में अगर ज़्यादा वृद्धि होगी तो क्योंकि इसका देखो एक कारण भी है कि तापमान में वृद्धि, अगर तापमान बढ़ने से अधिक कणों में क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वो क्या आते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या देखो आर्द्रता में कमी यानी कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में कमी क्या होता है, आर्द्रता में कमी का मतलब देखो क्या है कि यदि वायु में जो विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी किसी भी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो वायु में एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, जल वाष्प होता है। आपने कभी देखा होगा जैसे क्या होता है, सुबह सो के से उठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस पे जैसे पेड़ पे क्या होती है, छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, तो हमेशा क्या होता है कि वायु में निश्चित मात्रा में क्या होता है, जल वाष्प होता है। ठीक है, ये सुबह को जरूर देखने मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे सनलाइट होती जाती है तो वो वाटर वेपर बन के क्या होती है, वो उड़ती जाती है। ठीक है, अब जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, अगर क्या है देखो वायु में कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पिक जो करण की दर है वो घट जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो वायु की गति में वृद्धि है, वृद्धि मतलब वायु गति में वृद्धि। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, एक तो सतह का क्षेत्रफल है, ठीक है, आर्द्रता में कमी है, तापमान में वृद्धि। अब फोर्थ पॉइंट इसका है कि वायु की गति में वृद्धि। देखो तेज वायु में क्या है, तेज वायु में हम कपड़े सुखाने डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वायु के तेज होने से जो जल वाष्प के कण है वो वायु के साथ साथ क्या उड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या है, घट जाती है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जो खुले बर्तन है, अगर खुले बर्तन है तो उसमें क्या होता है, उसके अगर उसमें द्रव रखा है तो निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। क्यों, क्योंकि वो जो द्रव है वो गैस के रूप में बनके यानी कि वाटर वेपर के रूप में बनके वो उड़ता रहता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण के दौरान क्या है, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या है कि द्रव के जो कण हैं वो आसपास से क्या है ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह क्या है आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण वो शीतलता हो जाती है। देखो अब क्या है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब आप क्या है एसीटोन मतलब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। अब एसीटोन बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, आप लोग सब मुझे कमेंट में बताएंगे। देखो नाखूनों को पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, आपने देखा होगा थिनर, जो थिनर होता है उसमें एसीटोन होता है, जिसके कारण क्या होता है इजिली जो होते हैं वो हमारे जो नैन पॉलिश पे लगी होती है वो इजिली हट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब आप क्या करते हो, जब एसीटोन से मिला होता है तो जब आप अगर उसमें थिनर जब लगाते हो तो आपको क्या होता है, बहुत ठंडा ठंडा महसूस, शीतलता महसूस होती है ना। तो इससे यही है कि जो आपकी जो हथेली है आपके आसपास जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे क्या है वो वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे हमारी जो हथेली है वो शीतलता महसूस करती है और अपने पैरों पर जब लगाते हो उसके हमारे पैर के टो वगैरह भी, फिंगर्स वगैरह भी काफ़ी मतलब शीतलता महसूस करते हैं।
तेज धूप वाले जो गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? क्वेश्चन है, देखो तेज धूप अगर पड़ती है तो खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? क्यों? क्योंकि जल की जो होते हैं बाष्पीकरण की, यानी कि जो गुप्त ऊष्मा को, जो हिडन वाली, जो हिडन हीट होती है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, हिडन हीट वो होती है जो मतलब क्या गैस को, जो द्रव को मतलब गैस में चेंज कर देती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता इसमें क्या यूज हुआ है, ठीक है, कौन सी उसमें यूज हुई है। तो वो हमारी कौन सी गुप्त ऊष्मा होती है, तो गर्म सतह को शीतल बनाती है, ठीक है। इस जो गर्म सतह को क्या है, उसे शीतल बनाती है। जैसे क्या, अगर हम देखो हमें पानी डालते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है, छत पे अगर हम पानी डालते हैं तो वो जो उसके स्रोत होते हैं वो धीरे धीरे क्या शीतलता करते हैं, और जितनी भी वो गर्मी होती है, वो गर्मी के कारण वो जितना भी पानी उसके ऊपर होता है वो वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। अब अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें क्या होता है, हमें ज्यादा पसीना आता है, सबको पता है। तो जब ज्यादा पसीना आता है जिससे क्या होता है, शीतलता मिलती है, ठीक है। क्यों हमें इस टाइम पे क्या पहनने चाहिए, इस टाइम में कॉटन के कपड़े अगर हम पहन लेते हैं तो कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, हमारे सारे ऐसे स्वेट को लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें गर्मी में हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, चटक मटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो जितने भी स्वेट को वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। उसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। बाष्पीकरण के दौरान पता है कि जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, जिससे वो किसमें है, वाष्प में बदल जाता है, और बाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में क्या अवशोषित हो जाती है, जिससे क्या आता है, जिससे जो शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो सूती कपड़े हैं वो जल को, मतलब सूती कपड़े जो हैं वो कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए जो हमारा पसीना है इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या है, बाष्पीकृत हो जाता है। देखो इसमें क्या है, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है कि बर्फीली जल से भरे बाहरी गिलास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्यों? किसी बर्तन में हम क्या करते हैं, बर्फीला जल रखते हैं, तो जल्दी ही बर्तन की जो बाहरी सतह पर क्या है कि जल की बूंदें वो है नजर आने लगती हैं। क्योंकि वायु में जो उपस्थित क्या होता है, जल बाष्प की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ठंडे पानी के संपर्क में आने से कम हो जाती है, तो जिससे क्या है वो द्रव अवस्था में क्या है, बदल जाता है। और हमें अक्सर आपने देखा होगा कि घड़े का पानी जो होता है बहुत ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर की गर्मी को वो क्या कर देता है, जो बाहरी गर्मी को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। और जैसे हम उसमें पानी डालते हैं तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, वो पानी को क्या है, ठंडा करता रहता है, ठीक है। अब आपने देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं, आपने क्या सीखा बाद में पढ़ते हैं, लेकिन आपने एक चीज अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी कि मैंने आपको बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी अवस्थाओं को 5 बताया, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन एंड प्लाज्मा, ठीक है। ये आइंस्टीन कंडेंसेट इसको ले लेते हैं, बोस आइंस्टीन बात एक है। तो इसमें प्लाज्मा ये आपको बताया मैंने, आपको तो ठोस द्रव गैस के बारे में बता दिया, अब बताती हूँ प्लाज्मा के बारे में बताती हूँ। देखो इस अवस्था में जो कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, तो ये कण जो है वो आयनीकृत यानी कि आयनीकृत गैसों के रूप में, आयनाइजेशन गैस के रूप में होते हैं, जो भी होते हैं। मतलब देखो इनमें क्या होता है, हाई एनर्जी होती है और ये अधिक उत्तेजित होते हैं, तो जिससे क्या है, ये आयनीकृत रूप से क्या होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब या जो नियॉन बल्ब में क्या होता है, नियॉन बल्ब में अब देखो जो बल्ब में क्या होता है कि ये नियॉन गैस भरी जाती है, तो नियॉन बल्ब में क्या प्लाज्मा होता है, और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट के अंदर, अब क्वेश्चन ये आता है देखो एग्जाम्स में, नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या होती है, हीलियम गैस होती है, या अन्य कोई गैस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ध्यान है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो होती है वो हीलियम गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर ये क्या होते हैं, गैस आयनीकृत आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला सा प्लाज्मा तैयार
हो जाता है। जो गैस के स्वभाव के अनुसार एक प्लाज्मा में क्या है, विशेष रंग की चमक होती है, जिसे प्लाज्मा के कारण ही, देखो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और चंद्रमा हमें, सूर्य और तारे हमें चमक देते हैं, जिसे उच्च ताप के कारण ही तारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में गणना किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि सत्येंद्र नाथ ने कौन सी अवस्था के बारे में वर्णन किया था, तो उन्होंने 5वीं अवस्था के बारे में वर्णन किया था। कौन सा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस-आइंस्टाइन की BEC, अब BEC का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, सन 2001 में अमेरिका के एक ऐसे कर्नल यानी कि वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ई वोमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ को भौतिकी में कौन सा पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें क्या है 2001 में अमेरिका के एरी के कर्नल वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ई वोमेन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सामान्य है जो वायु के घनत्व के लगभग 1 लाख विभाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से क्या होता है, BCE यानी कि BCE बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार हो जाता है। और इस पदार्थ की क्या कहते हैं, चौथी पता की होती है अवस्था, जो किसे कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं किसे कहते हैं, प्लाज्मा, इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को कहते हैं। अब देखो आपने इसमें बहुत तरह सीखा होगा कि देखो जो द्रव है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, अब ठोसों के कणों में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिसमें क्या होता है, और गैसों में सबसे कम होता है, और जो द्रवों में होता है वो इन दोनों के मध्यवर्ती। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम। देखो ठोस के जो कण हैं, कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है और जो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और गैसों में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कण मैंने आपको दिखा दिए थे, बिल्कुल पास होते हैं, तो इनमें क्या है, वो इजिली गति नहीं कर सकते। बट गैस के क्या होते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो इनमें ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ओके, द्रव में तो होती ही नहीं है, द्रव में तो होती है, बट वो क्या है कि अब उसका आकार निश्चित नहीं होती है, बट इतनी जितनी ज्यादा किस्में होती है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जितनी ज्यादा गैस में किस्में होती है, ज्यादा गैस में होती है और कम ठोस में होती है। ठीक है, अब क्या है, देखो ठोस के लिए उनके जो कणों की व्यवस्था है वो अत्यधिक क्रमित होती है, और द्रवों के कणों में क्या होती है, वो एक दूसरे पर फिसल जाते हैं और श्रृंखलित हो जाते हैं, जिसका क्या है कोई क्रम नहीं होता है, और ये नियमित रूप से क्या है, ये विचरण होते हैं। पदार्थ की अवस्था अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ में परिवर्तित हुए बिना सीधे वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। और निक्षेपण क्रम में मैंने बताया था, निक्षेपण क्रम का मतलब ये था कि जब क्या होता है कि जो गैस है वो द्रव में चेंज होती है। ठीक है, जब वो गैस द्रव में चेंज होगा, क्या होगा, हमारा जो थोड़ी गैस जो होगी वो ठोस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा निक्षेपण होगा। ठीक है, और इसमें अब आगे पढ़ते हैं। देखो बाष्पीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया, बाष्पीकरण सतह होती है, मतलब क्या है, देखो ये ठीक है, मैंने आपको सही बताया बिल्कुल। जो सीधी जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं, वो हमारे निक्षेपण होते हैं। और अगर क्या है, जो गैस है, यानी कि जो गैस अगर द्रव में होती है तो संगलन होता है, और द्रव से गैस में तो बाष्पीकरण होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो इनके प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, तो सतह क्षेत्रफल, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल होता है, तापमान में वृद्धि होती है, आर्द्रता में वायु गति होती है, और बाष्पीकरण में ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे आपको मैंने बताया था कि वो घड़े का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब देखो गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा वह मात्रा होती है, गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडल द्रव के
वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि हिडन ऊष्मा होती पता नहीं चलता है। ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम दाब को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक और गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग की जाती है। और जो संगलन ऊष्मा ऊर्जा होती है, संगलन गुप्त ऊष्मा ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम द्रव है और यहाँ क्या 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके क्या संगलन बिंदु पर लाने से प्रयोग की जाती है। और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक में वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित करती है, और ये परिवर्तित नहीं करती है, ये उसकी जो ठोस के वायुमंडलीय दाब में ठोस को क्या करती है, संगलन बिंदु पर लाने का प्रयोग करती है। तो ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, कुछ हमारे मात्रक हैं, बस वो मात्रक पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। इसका प्रतीक क्या है, के है। लंबाई का मात्रक मीटर है, और सन्निहित का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है, और भार का न्यूटन है, और इसमें W बराबर mg आपने पढ़ा ही होगा, F बराबर mg। तो अब W बराबर mg आपने पढ़ा है, तो वहां से क्या है कि भार, तो इसलिए वहां से भार का मात्रक न्यूटन है। आयतन आपने घन मीटर, ठीक है। अब घनत्व क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब, एंड दाब का क्या होता है, पास्कल। तो आई होप सो ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और इसके सॉल्यूशन मैं आपको सारे इंग्लिश में कराऊंगी। ठीक है, अभी पहले सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ना है अच्छे से और करना है, और मैं तो इंग्लिश में भी आपको इस चैप्टर को कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब